नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स। इसका मतलब जानने के पहले हम चलते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग के मीनिंग की तरफ। अकाउंटिंग में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि किन ट्रांजैक्शंस को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, यानी कि मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। उन्हीं को हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी है 10,000, तो ये सैलरी डेबिट टू कैश, यहाँ पे मनी की टर्म्स में आप इसको मेजर कर सकते हो, तो इसको आप रिकॉर्ड करोगे। अगर आप लिखो कि प्रेज्ड एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की तारीफ की है, तो इसको आप मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो हम डिटेल में करेंगे अभी, और उनके टाइप्स भी करेंगे। ये बेसिकली अभी के लिए मैं जस्ट इतना बता रही हूँ कि ये एक प्रूफ होते हैं जिसके बेसिस पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद सोर्स डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद उसके बेसिस पे हम वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद हम ओरिजिनल एंट्री बुक में यानी जर्नल में हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो सेकंड स्टेप है सोर्स डॉक्यूमेंट्स का, इस वीडियो में हम वो करने वाले हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस किस तरह के सोर्स डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं अकाउंटिंग या बिजनेस के अंदर। तो इसको करेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम वाउचर्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो है सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है। इसका मीनिंग मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं लग रही थी कि बच्चों को सिखाने के लिए, तो मैंने इसका मीनिंग साइड पे यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इसकी मीनिंग आ सकता है इसका। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। एक प्रूफ होते हैं वो जिनके बेसिस पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे सपोज कि एक शॉपकीपर है, अगर वो गुड्स को सेल कर रहा है, गुड्स को बेच रहा है, तो वो कैश मेमो इशू करता है। जो कैश मेमो होता है वो उसकी ओरिजिनल कॉपी परचेजर को देता है और उसकी डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख लेता है, ताकि वो उसका रिकॉर्ड पर्पसेस के लिए या फ्यूचर में रेफरेंस के लिए कि उसने कितने के सेल्स किए थे, और उसकी ओरिजिनल कॉपी जो होती है वो परचेजर को इशू कर देता है। परचेजर के पास भी ये एक प्रूफ हो जाता है कि उसने इतने के गुड्स खरीदे थे। तो ये एक तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट वो प्रूफ होते हैं या एविडेंस होते हैं जिनके बेसिस पर हम एंट्री करते हैं। तो जब भी हम अपने बिजनेस का ऑडिट करवाते हैं यानी बुक्स को चेक करवाते हैं, तो जो भी ऑडिटर होता है, ऑडिटर कौन होता है? जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है कि सारी बुक्स अच्छे से मेंटेन किए गए हैं कि नहीं। तो उसको सोर्स डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं देखने के लिए कि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है उसका कोई प्रूफ भी है या नहीं। तो इन्हीं को बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। हम इसके टाइप्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता क्या, इसमें आता क्या क्या है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स एक तरह का प्रूफ होते हैं जिसके बेसिस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो कुछ मेन टाइप्स के सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ मैंने बुक से लिए हैं और कुछ को मैंने खुद से यहाँ पे साइड पे लिखा है, जिनका मुझे लगा कि मीनिंग बुक के अंदर से ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो रही है। तो सबसे पहला है कैश मेमो। कैश मेमो, कैश मेमो is prepared by the seller when goods are sold against cash। जब भी एक सेलर गुड्स को बेचता है, गुड्स क्या होते हैं जिसमें बिजनेस डील करता है, मतलब जिसको खरीदता है रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए, या फिर रॉ मटेरियल खरीदता है फिर उनको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है फिर उसको बेचता है। तो गुड्स के अंदर बिजनेस डील करता है। तो जब भी एक सेलर गुड्स को बेचता है तो उसके अगेंस्ट उसको कैश मिलता है अगर, तो वो कैश मेमो इशू करता है। अगर वो क्रेडिट पे सेल करता है तो उसके लिए क्या इशू करता है वो हम अगले स्टेप में करेंगे। तो यहाँ पे है कैश मेमो, जब सेलर गुड्स को बेचता है और कैश मिलता है उसे, तो उसके अगेंस्ट वो एक कैश मेमो बनाता है, जिसके अंदर उन गुड्स की क्वांटिटी लिखी जाती है, हर एक आइटम का रेट लिखा जाता है और टोटल अमाउंट उसको कितना मिला वो लिखा जाता है।
इसको हम करेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ पे है इसका एक एग्जाम्पल, स्पेसिमेन है। जैसे छाबड़ा सिल्क एंड साड़ीज है, ये कैश मेमो है। तो उसका छाबड़ा सिल्क एंड साड़ीज ये सेलर का नाम है और उसका ये एड्रेस है। तो आप एड्रेस यहाँ पे लिखा है, उसका नाम लिखा है। तो यहाँ पे कैश मेमो का नंबर लिखा जाएगा कि उसका नंबर क्या है। क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन, क्या क्या बेचा उसने। साड़ीज बेची है, 10 साड़ीज बेची है और 4 शॉल्स बेचे हैं। तो एक एक साड़ी 1,000 की थी, तो 10 साड़ी के हिसाब से वो 10,000 की हो गई। एक शॉल 1,000 की थी, तो 4 शॉल्स के हिसाब से वो 4,000 की हो गई। तो टोटल उसने 14,000 यानी कि 14,000 का सेल्स किया है। आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे बायर का कुछ भी मेंशन किया नहीं गया, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कैश में सेल्स किया है। तो रिकॉर्ड में रखने की जरूरत ही नहीं है कि किसको सेल किया है। जब भी कोई बिजनेसमैन या कोई सेलर, जब भी कोई सेलर गुड्स सेल करता है और वो कैश पे करता है, तो वो बायर का रिकॉर्ड नहीं रखता क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए कैश उसको रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे ₹14,000 ओनली, गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। ये इंश्योर करने के लिए होता है कि अभी ये गुड्स बिक चुके हैं, अभी ये वापस नहीं आने चाहिए क्योंकि हमने इसको बेच दिया है। फॉर छाबड़ा सिल्क एंड साड़ीज, यहाँ पे वो अपने सिग्नेचर स्टैम्प वगैरह लगाएगा ताकि ताकि परचेजर के लिए भी प्रूफ रहे कि उसने प्रूफ मतलब डॉक्यूमेंट रहे कि ताकि परचेजर उसको कहीं पे रिकॉर्ड करना चाहे तो कर सके। परचेजर जरूरी नहीं है कि हर बार एक रिटेल कंज्यूमर होगा, कोई होलसेलर हो सकता है जो कि छाबड़ा सिल्क साड़ी से खरीद के और आगे बेच रहा हो, तो वो अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहेगा। तो उसके लिए ये होता है ओरिजिनल जो होता है वो परचेजर को दे देता है और उसकी कॉपी वो अपने पास रख लेता है कैश मेमो की। तो ये तो था कैश मेमो। आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको वाउचर्स बनाने आएंगे और ये कैश मेमो के बारे में थोड़ा सा पूछा जाएगा या किसी भी और सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में कि उसमें क्या क्या आता है। अगला है इनवॉइस या बिल। पीछे हमने किया कि जब सेलर कैश के अगेंस्ट सेल करता है, मतलब साथ के साथ उसको कैश मिल जाता है, तो वो कैश मेमो बनाता है। जब एक सेलर क्रेडिट पर सेल करता है तो वो बनाता है इनवॉइस या तो बिल। An invoice or bill is prepared by the seller when the goods are sold on credit. जब गुड्स को क्रेडिट पर सेल किया जाता है तो इनवॉइस या बिल सेलर के द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर क्योंकि ये क्रेडिट पर सेल किया है तो यहाँ पे वो बायर का भी रिकॉर्ड रखेगा अपने बिल के ऊपर कि किसको उसने बेचा है, ताकि उसको उससे पैसे लेने होंगे बायर से तो उसका रिकॉर्ड रह जाए उसके पास। तो इसमें डिटेल होती है उस पार्टी की जहाँ जिसको कि गुड्स सेल किए गए हैं, कितने के गुड्स सेल किए गए हैं, क्या टोटल अमाउंट है, क्या क्वांटिटी है, ये सब उसके अंदर लिखा जाता है। इसकी ओरिजिनल कॉपी परचेजर को दे दी जाती है और उसकी कॉपी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो सेलर अपने पास रख लेता है रिकॉर्डिंग पर्पसेस के लिए। तो ये है इनवॉइस का फॉर्मेट, स्पेसिमेन है, इसका एक एग्जांपल है। तो इसके अंदर ये जो है सप्लायर का नाम है और उसका एड्रेस है। यहाँ पे नोटिस करो कि परचेजर का भी नाम और एड्रेस लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे उसने क्रेडिट पर सेल किया है। अदरवाइज इसमें और कैश मेमो में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, ENOE, एरर्स एंड ओमिशंस एमिटेड। तो इसका डिफरेंस है और वहाँ पे क्या था, गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। अदरवाइज ये पूरे का पूरा सेम है। वहाँ पे था वो छाबड़ा सिल्क एंड सारे सिग्नेचर थे, यहाँ पे सेल्स मैनेजर है और उसके सिग्नेचर होंगे और बायर का एड्रेस है, बायर का नाम और उसका एड्रेस है क्योंकि क्रेडिट पर बेचा गया, उसको उधार पर उसको बेचा गया। बाकी सब सेम ही है। आगे है रिसीट। रिसीट क्या होती है, जब भी हम मान लो कि हम वैसे भी आप अपने डे टू डे लाइफ की बात करो तो जब भी आप किसी को पैसे देते हो तो आपको ये रहता है कि मुझे एक रिसीट मिल जाए कि मैंने पैसे दे दिए हैं, मेरे पास एक प्रूफ रह जाएगा, उसी को बोलते हैं रिसीट। When cash or check is received from a customer, a receipt is for the amount received is issued. तो जब भी किसी कस्टमर से चेक या कैश मिल जाता है तो उसके बदले में उसको रिसीट
इशू कर दी जाती है एक एविडेंस के तौर पे कि हमने उससे पैसे ले लिए हैं। तो ये परचेजर को वो वाली पार्टी जो भी पार्टी पेमेंट कर रही है उसको उसकी ओरिजिनल कॉपी दे दी जाती है और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख ली जाती है। आपने कभी देखा होगा कि वो ब्लू वाला पेपर होता है तो बिल के ऊपर लिख दिया जाता है कि इतने पैसे मिले और उसका जो ब्लू वाला पार्ट होता है उसके नीचे प्लेन पेपर होता है जिससे उसका रिकॉर्ड दुकानदार के पास रह जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, डेट होती है, अमाउंट होती है कि कितने पैसे मिल गए, जिस भी पार्टी से मिले उसका नाम होता है, ये सब होता है। ये उसका एक स्पेसिमेन है कि ये जो सप्लायर था, ये जो सेलर जिसने सेल किया था आइडियल कस्टमर को पिछले पार्ट में जिसमें इनवॉइस बनाया था आइडियल कस्टमर के नाम पे, अब उससे उसने पैसे रिसीव कर लिए, सेलर ने पैसे रिसीव कर लिए। तो रिसीव विथ थैंक्स फ्रॉम, यहाँ पे परचेजर का नाम है, अ सम ऑफ रुपीज 27,000 ओनली, ओनली जरूर लगाया जाता है। आपने देखा होगा चेक्स वगैरह भी जब आप इशू करते हो या आपको चेक मिलता है उसके साथ ओनली लगाया जाता है ताकि इसको कुछ मैनिपुलेट ना किया जा सके, ओनली लगा के इसको खत्म कर दिया जाता है कि आगे कोई चेंजेस कोई पर्सन ना कर सके इसमें। तो चेक या कैश नंबर, कैश में मिला तो कैश और चेक में मिला है साथ में पेमेंट तो चेक का नंबर लिख दिया जाता है और कौन सी डेट को इशू की डेट उसके ऊपर जो होती है चेक के ऊपर वो यहाँ पे लिखी जाती है। ड्रॉन ऑन कैनरा बैंक विवेक विहार दिल्ली, ये कौन सा बैंक होगा, ये ड्रॉई बैंक होगा। ड्रॉई कौन होता है, ड्रॉई वो होता है जिसको कि कस्टमर ने यानी जिसने भी हमें चेक भेजा है, इस केस में मैसर्स आइडियल कस्टमर ने भेजा है, तो उसने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी है कि इस पेमेंट को ऑनर किया जाए। यानी मेरे पास मान लो कि मैं मॉडर्न इलेक्ट्रिक सप्लायर हूँ तो मेरे पास ये चेक पड़ा हुआ है तो मैं चेक को ले जाके बैंक से एनकैश करवा सकती हूँ, उसको मैं अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकती हूँ। ऑन अकाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे लिखा है कि इनवॉइस नंबर जो कि पिछले स्पेसिमेन में उसने मॉडर्न सप्लायर ने आइडियल कस्टमर को इशू किया था वो वाला इनवॉइस नंबर है कि उस इनवॉइस नंबर के बिहाफ पे मॉडर्न सप्लायर ने ये रिसीट उसको मिली है। आगे आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा है कि चेक्स आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। इस लाइन का मतलब क्या है, वैसे तो आपके क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कोई रेलेवेंस नहीं है इसका, लेकिन मैं इसका मतलब बताना चाहूंगी। इसका मतलब ये होता है जब भी चेक आता है तो मान लो कि मॉडर्न सप्लायर गया और उसने अपने बैंक में डिपॉजिट करने को बोला ये वाला चेक, बैंक क्या करता है सबसे पहले चेक की वैलिडिटी चेक करता है, चेक की वैलिडिटी चेक करता है कि ये चेक वैलिड भी है कि नहीं। जिस भी पर्सन ने चेक इशू किया उसको बोलते हैं ड्रॉयर, जिस भी पर्सन ने चेक इशू किया है क्या उसके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स भी हैं ये चेक इशू करने के लिए। तो ये सब चेक करने के बाद उसकी सिग्नेचर सही है कि नहीं, कोई टेक्निकल मिस्टेक तो नहीं है, ये सब चेक करने के बाद ही चेक को हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो इसीलिए लिखा जाता है कि चेक्स आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, क्योंकि इसकी रियलाइजेशन में 1 से 3 दिन लग जाते हैं बिजनेस डेज, उसके बाद ही हमारे अकाउंट में वो क्रेडिट हो पाएगा। तो इसीलिए लिखा जाता है कि चेक्स आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। एकदम से हम गए चेक डिपॉजिट करने और एकदम से हमारे अकाउंट में पैसे आ जाए ऐसा नहीं होता। तो ये था रिसीट के बारे में। आगे है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होती है, जब भी हम बैंक में चेक डिपॉजिट करने जाते हैं या कैश डिपॉजिट करने जाते हैं तो हमें एक स्लिप फिल करनी पड़ती है जो कि हमें बैंक के द्वारा मिलती है, इसको बोलते हैं पे इन स्लिप। इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक्स इनटू बैंक। इसको हम भरते हैं, अगर हम कैश दे रहे हैं तो कैश को मेंशन करना पड़ेगा, इधर इधर कैश को मेंशन करना पड़ेगा कि कितने रुपीज हैं कितने पैसे हैं, और अगर चेक दे रहे हैं तो यहाँ पे चेक की डिटेल्स होंगी, इधर चेक की डिटेल्स होंगी और इधर भी हम चेक की डिटेल्स लिख सकते हैं, चेक का नंबर वगैरह। डेट डाली जाएगी जिस डेट को हम डिपॉजिट करने गए। फॉर क्रेडिट ऑफ करेंट अकाउंट, अदरवाइज तो सेविंग अकाउंट होता है जो कि जनरली हाउस होल्ड हम जैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो हमारे सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं, लेकिन एक बिजनेस पर्सन का करेंट अकाउंट चलता होता है
अगर ये पर्सन बिजनेस पर्सन है और बिजनेस पर्सन का बिजनेस का करंट अकाउंट होता है, चालू खाता जिसको बोलते हैं बैंक में, तो उसके चालू खाते में यानी करंट अकाउंट में ये पैसा रिकॉर्ड हो जाएगा। अकाउंट नंबर लिखा जाता है अपना प्रॉपर्ली इधर भी और इधर भी कि जिस अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर तो चेक है तो उसकी बैंक, उसकी ब्रांच, जहाँ पे भी उस पर्सन का ब्रांच है उसको लिखा जाता है, चेक का नंबर लिखा जाता है। जहाँ पे भी उस पर्सन की ब्रांच है बैंक की कई ब्रांचेस हो सकती हैं, एक ही सिटी में एक बैंक की कई ब्रांचेस हो सकते हैं। तो जहाँ पे भी उस पर्सन का अकाउंट है जिसने भी हमें चेक इशू किया है, यहाँ पे अगर हमने कैश में डिपॉजिट किया तो कैश के कितने पैसे हैं, 1000 के कितने नोट है, 500 के कितने नोट है, ऐसे करके कितनी कितनी डिनोमिनेशन के कितने पैसे हैं, फिर उसका टोटल, फिर उसको वर्ड्स में, और यहाँ पे हम अपने सिग्नेचर करते हैं। बैंक इस पार्ट को अपने पास रख लेता है और इस पार्ट को, जिसको काउंटर फॉइल बोला जाता है, इस पार्ट को कस्टमर को स्टैंप लगा के वापस कर देता है हमारे रिकॉर्ड के लिए। आगे है चेक। चेक इज ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। एक्चुअली मुझे ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो मैंने इसकी प्रॉपर वाली डेफिनेशन इधर लिखी है। A check is a written order instructing a bank to pay a specific amount of money from a drawer's account to a payee. तो चेक एक रिटर्न ऑर्डर होता है। जो कौन ऑर्डर दे रहा है? ड्रॉअर ऑर्डर दे रहा है। किसको ऑर्डर दे रहा है? ड्रॉई को, कि वो पेई को वो पैसे दे दे। अब ये ड्रॉयर कौन होता है? जो कि पर्सन चेक को इशू कर रहा है, जिसको पैसे देने हैं वो चेक को इशू करेगा, उसको ड्रॉयर बोलते हैं। ड्रॉई कौन होगा? इस केस में बैंक होगा, क्योंकि ड्रॉयर के अकाउंट होगा उस बैंक के अंदर, तो वो बैंक को इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस पेमेंट को ऑनर किया जाए, यानी कि पैसे पेई को दे दिए जाए। और पेई कौन होता है? रेसिपिएंट ऑफ द पेमेंट, जिसका भी नाम चेक के ऊपर होता है उसको बोलते हैं पे। तो पे को इतने पैसे आप दे दो, ये होता है चेक। अ चेक इज अ रिटन ऑर्डर इंस्ट्रक्टिंग अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ ड्रॉअर्स अकाउंट टू अ पे को दे दिया जाता है। आप इस डेफिनेशन को लर्न कर सकते हो। इसका मैं आपको एक बार स्पेसिमेन दिखा देती हूँ। बहुत ही ब्लड सा था बुक के अंदर, तो वो सेफ्टी पर्पसेस के लिए मे बी आईसीआईसीआई बैंक का ये चेक किया था। तो इसके अंदर चेक का नंबर होता है, यहाँ पे जो भी पर्सन चेक को इशू करता है उसके सिग्नेचर होंगे और लिखा जाएगा पे। जिस भी पर्सन को चेक इशू किया जाएगा, पेई का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद अमाउंट होगी, उसके साथ ओनली लिखा जाएगा, उसके बाद उसके सिग्नेचर होंगे कि इस पर्सन को इतना पैसा दे दिया जाए, और डेट, मंथ और ईयर होगा। कई बार क्या होता है, पोस्ट डेटेड चेक होते हैं। पोस्ट डेटेड चेक क्या होते हैं? मान लो कि मेरी एक शॉप है जहाँ पे मेरे क्लासेस चलते हैं, तो मुझे उस पर्सन को किराया देना है। सपोज मुझे 1 मई को किराया देना है, तो मैं चाहती हूँ कि 1 मई को ही मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हों, यानी कि कट जाए। तो मैं पोस्ट डेटेड चेक इशू करूँगी, यानी कि वहाँ पे 1 मई का लिखूंगी इशू, ताकि वो 1 मई के पहले वो पर्सन बैंक में जाकर मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा नहीं सके। तो इसको पोस्ट डेटेड चेक भी बोलते हैं। आगे है डेबिट नोट। डेबिट नोट भी मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, इसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, हम इसको पढ़ते एक बार। डेबिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट अ डेबिट हैज बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ द पार्टी नेम्ड इन द डेबिट नोट। तो मैंने इसका यहाँ पे लिखा है, डेबिट नोट बनाया जाता है ताकि टू शो कि जिस भी पर्सन को हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं उसके अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। अब ये कौन कर रहा है, किसको डेबिट कर रहा है, वो हम देखते हैं, उसके बाद इसका ये स्पेसिमेन देखेंगे। तो डेबिट नोट कौन कौन इशू कर सकता है? डेबिट नोट सेलर भी इशू कर सकता है, परचेजर भी इशू कर सकता है। सेलर जो चीजों को बेच रहा है, तो वो डेटर को क्यों इशू करेगा? अभी हमने पीछे किया कि हम इनवॉइस इशू करते हैं जब हम गुड्स को ऑन क्रेडिट बेचते हैं। तो क्रेडिट पे हमने अगर उधार पे गुड्स को बेचा है,
तो हम अपने डेटर को डेबिट करेंगे। ये एंट्री करना तो आप बाद में ही सीखोगे, बट अभी के लिए थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि उसको हम क्या करते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसे करके हम एंट्री करते हैं जब भी हम उधार पर चीजें बेचते हैं। तो डेटर के अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। मान लो कि सेलर को ये लगे कि जो मैंने इनवॉइस बनाया था गुड्स को बेचते टाइम, वो मैंने कम अमाउंट का बना दिया था गलती से, मुझे ज्यादा अमाउंट का बनाना चाहिए था। तो वो फिर से अभी दोबारा से इनवॉइस इशू ना करके, क्योंकि गुड्स तो वो बेच ही चुका है डेटर को, अब दोबारा डेटर को डेबिट करने के लिए वो डेटर कौन होता है, वो पर्सन जिसको कि हम उधार पर चीजें बेचते हैं, जिसको कि हम उधार पे चीजें बेचते हैं उसको हम डेटर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको डेबिट नोट भेजा जाता है सेलर के द्वारा टू शो कि हमने आपकी अकाउंट को फिर से डेबिट करना है, क्योंकि पहले जो इनवॉइस बनाया था दैट वाज ऑफ लेसर अमाउंट, कम अमाउंट का बनाया था। तो इसीलिए कभी कभी क्रेडिटर यानी कि सेलर जो है वो डेटर के नाम पे डेबिट नोट इशू किया जाता है। जनरली डेबिट नोट इशू कौन करता है, सेलर, परचेजर करता है। परचेजर कौन होता है, जिसने की क्रेडिट पर गुड्स खरीदे थे, जिसने की क्रेडिट पर गुड्स खरीदे थे। अब वो डेबिट नोट क्यों इशू करेगा अपने क्रेडिटर को, जब उसने अपने क्रेडिटर को डेबिट करना होगा। देखो हमने, जब एक परचेजर गुड्स परचेज करता है तो उसकी एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। आपको ये एंट्री लर्न नहीं करनी है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि जब भी कोई जो डेटर होता है, परचेजर होता है, वो ये एंट्री करता है जब वो गुड्स को उधार पर खरीदता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, कि इतने पैसे अब मुझे क्रेडिटर के देने हैं। मान लो उसमें से कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकली या अच्छी क्वालिटी की नहीं निकले, तो वो कई बार गुड्स को वापस भी कर देता है। मान लो कि डेटर ने उतने के गुड्स उसको वापस कर दिए, तो एडजस्टमेंट के लिए वो डेबिट नोट इशू करता है कि अब इतने से मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि आप अपना अकाउंट डेबिट करवा लो। मान लो कि मैंने कहीं से 10,000 रुपीज के गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पर, मुझे 2,000 रुपीज के गुड्स पसंद नहीं आए, मैंने वापस कर दिए। अब जब मैंने वो चीजें वापस ही कर दी, मैं उसके पैसे क्यों दूंगी, अब मैं उसको 8,000 रुपीज दूंगी। तो इस 2,000 से मैं चाहती हूँ कि मेरा क्रेडिटर डेबिट हो जाए, कि अब मुझे उतने पैसे उसको नहीं देने। तो इसीलिए डेबिट नोट इशू किया जाता है क्रेडिटर को, किसके द्वारा, परचेजर के द्वारा। तो गुड्स वापस करते टाइम, या फिर इफ बायर थिंक्स गुड्स आर ओवर प्राइस्ड, बायर को ये लगता है कि गुड्स की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताई गई थी, तो एक रिक्वेस्ट करता है वो अपने सेलर को कि इतनी अमाउंट को आप कम कर दो, क्योंकि गुड्स बहुत ओवर प्राइस थी, आपने मुझे ओवर चार्ज किया है। मान लो कि मुझे लगता है कि 11,000 के मैंने गुड्स जो खरीदे हैं उसकी वर्थ नहीं थी, मुझे वो कहीं और से 10,000 के मिल सकते थे। तो मैं 1,000 का डेबिट नोट अपने सेलर को इशू करूंगी कि मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप इतना अमाउंट अपना कम कर दो। तो जब भी क्रेडिटर क्या होता है, इतना तो आपको पता लग ही चुका है, हम अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर कर चुके हैं कि जब भी मुझे अपने क्रेडिटर को कम करना है, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, तो मुझे अपनी लायबिलिटी को कम करना है तो मुझे उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं उसको डेबिट नोट इशू करूंगी। लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, और जब डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। तो ये था हमारा डेबिट नोट। यहाँ पे आपको एक स्पेसिमेन दे रखा है डेबिट नोट का। ये है प्रभु कालकाजी न्यू दिल्ली, जिसने ये वाला डेबिट नोट इशू किया है। और किसको इशू किया है, मैसर्स हाई एंड लो न्यू दिल्ली। क्यों इशू किया है, गुड्स रिटर्न, प्रोवोग वाले ने इसके गुड्स इसको वापस कर दिए, तो गुड्स वापस कर दिए, गुड्स रिटर्न कर दिए, तो उतनी अमाउंट वो चाहता है कि उतनी अमाउंट से हम आपको डेबिट कर रहे हैं, आप हमारे क्रेडिटर हो, अब हम आपको उतनी अमाउंट से डेबिट कर रहे हैं, यानी कि लायबिलिटी को कम कर रहे हैं तो उसको डेबिट करते हैं, तो डेबिट कर रहे हैं। और यहाँ पे उसका नाम जो भी प्रोवोग का मैनेजर होगा। क्रेडिट नोट कौन होता है, जो डेबिट नोट होता है वो कई बार सेलर भी इशू कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया, परचेजर भी इशू कर सकता है। लेकिन जो क्रेडिट नोट होता है वो सेलर ही, टिपिकली सेलर ही इशू करता है। इसका डेफिनेशन है
कि क्रेडिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू अ डेटर, कि अब जिस भी पार्टी को हम भेज रहे हैं उसका अकाउंट क्रेडिट हो गया है। मान लो कि मुझे मेरे डेटर ने बोला था कि हम आपने हमसे गुड्स बहुत ज़्यादा चार्ज किए हैं, बहुत ओवर प्राइस है, तो आप इतने की रिक्वेस्ट है कि आप इतने से हमारे क्रेडिट नोट इशू कर दो, यानी हमारे खाते को क्रेडिट कर दो। जब हम डेटर को गुड्स इशू करते हैं, बेचते हैं, तो हम क्या करते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऐसे करते हैं। तो अभी हम उसको क्रेडिट करके ये शो कर देंगे कि अभी आपके पैसे इतने अमाउंट हमने कम कर दी है, अब इतने पैसे आपको नहीं देने हैं। आई थिंक आपको इसको भी मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ। तो क्रेडिट नोट कब कब इशू किया जाता है? सेलर इशू करता है डेटर को। कब कब इशू करता है? डेटर कौन होता है? वो पर्सन जिसको कि हमने उधार पर गुड्स बेचे हैं। तो सेलर कब कब इशू करेगा? इफ डेटर हैज रिटर्न सम गुड्स, अगर डेटर ने सेलर को कुछ गुड्स वापस कर दिए, ऑब्वियसली अब गुड्स वापस कर दिए तो इतने पैसे डेटर को सेलर को नहीं देने, तो सेलर इसी चीज को एक्नॉलेज करने के लिए कि हाँ जी आपने गुड्स वापस कर दिए हैं, तो इसी चीज को एक्नॉलेज करने के लिए वो एक क्रेडिट नोट इशू कर देता है टू शो कि हमने आपके अकाउंट को इतनी अमाउंट से क्रेडिट कर दिया है। डेटर को डेबिट करते हैं जब सेल करते हैं, तो जब उनकी एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ जी आपके अमाउंट कम कर दी गई है, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, तो उसके लिए क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। या फिर इन केस ऑफ इनवॉइस एरर, सेलर को भी लगता है कि हाँ इनवॉइस पे बहुत ज़्यादा मैंने चार्ज कर दिया है, इतना नहीं बनता डेटर से लेना, तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, इस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए और उस अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए, अमाउंट को कम करने के लिए जो कि डेटर ने उसको देनी थी, उसको कम करने के लिए वो क्या करता है, एक क्रेडिट नोट डेटर के नाम पे इशू कर देता है कि आपकी अमाउंट हमने इतने से क्रेडिट कर दी, यानी कि आपकी उधार वाली अमाउंट हमने कम कर दी। इफ डिस्काउंट इज ऑफर्ड आफ्टर द इनवॉइस इज इशूड, बिजनेस में क्या होता है, कई बार हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। अगर हमें लगता है कि हमारा जो डेटर है वो नाराज होकर कहीं और ना चला जाए और कहीं और से बिजनेस करने लग जाए, तो हम उसको कई बार इनवॉइस इशू करने के बाद भी डिस्काउंट इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। तो जितने का मैंने डिस्काउंट ऑफर किया उतने का मैं क्रेडिट नोट इशू कर दूंगी। मान लो मैंने किसी को 15,000 का इनवॉइस बना के भेजा, अब मुझे लगता है कि नहीं उसको थोड़ा डिस्काउंट दे देना चाहिए, तो मैंने उसको 2000 का डिस्काउंट दे दिया। या फिर हो सकता है कि मैं उसको टाइमली पेमेंट के लिए डिस्काउंट दे दूं कि आप जल्दी से पैसे मेरे वापस कर दो, आप 2000 कम दे देना, तो मैं उसको 2000 का क्रेडिट नोट इशू कर दूंगी कि इतने पैसे आप मत दो चाहे, तो इस अमाउंट को कम करने के लिए भी मैं उसको क्रेडिट नोट इशू करूंगी। तो क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? टिपिकली सेलर कर सकता है, सेलर करता है ताकि शो करने के लिए कि डेटर ने गुड्स वापस कर दिए, या इनवॉइस में ओवरचार्ज हो गया था उसको कम करने के लिए, या डिस्काउंट को ऑफर करने के लिए क्रेडिट नोट सेलर को इशू करना पड़ता है अपने डेटर। अगले वीडियो में हम वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।